हेलो फ्रेंड, वेलकम टू री एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के एमसीक्यू, जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को जब आप पढ़िएगा उसमें स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी की एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इसमें से गिवन जो भी है इसमें से कौन सा पॉइंट, कौन सा उस एक्ट के फैसिलिटी लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रीचे, ऑप्शन बी कैंटीन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट या ऑप्शन डी फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट। एक्ट में क्लियरली एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जानी है लेबर को, वर्कर को, उसके बारे में बताया गया है। उसमें सबसे पहले क्रिचे है, वॉशिंग फैसिलिटी है, कहीं पे अगर स्टोर करना है कोई सामान या कोई सामान कपड़े सुखाने हैं उसके लिए व्यवस्था है, सिटिंग फैसिलिटी है, फर्स्ट एड फैसिलिटी है, कैंटीन तो है ही, शेल्टर है, इसके अलावा रेस्ट रूम की फैसिलिटी भी है और क्रिचे भी है, और वेलफेयर ऑफिसर की फैसिलिटी भी है कि एक वेलफेयर ऑफिसर भी होगा जो इन सारी चीज़ों को नज़र रखेगा, सारी चीज़ों का ध्यान देगा। ठीक है, तो होप कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच वर्कर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कितना। कह रहा है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, प्रॉपर स्पेस मिले एक पर्सन को काम करने के लिए फैक्ट्री में, उसके लिए कितना स्पेस मेंशन किया गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। ऑप्शन ए 12 क्यूबिक मीटर फॉर फैक्ट्रीज बिल्ट बिफोर 1948 एंड 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ट आफ्टर 1948। तो एक जगह यहाँ पे 1948 से पहले और एक ऑप्शन है आपके पास 1948 के बाद। ऑप्शन बी कह रहा है 10 क्यूबिक मीटर 1948 से पहले और बाद में 14.2 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन सी कह रहा है 9.9 क्यूबिक मीटर 1948 से पहले और 14.2 1948 के बाद वाले फैक्ट्रीज के लिए है। ऑप्शन डी कह रहा है 9.9 क्यूबिक मीटर फॉर दोज फैक्ट्रीज वो बिल्ट बिफोर 1948 और 14.4 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ट आफ्टर 1948। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.9 cubic meter for factories built before 1948 and 14.2 cubic meter for those built after 1948। समझ रहे हैं आप, 1948 से पहले जितनी फैक्ट्रीज बनी हुई है, 1948 से पहले की फैक्ट्री, उसमें अगर एक पर्सन के काम करने के लिए 9.9 क्यूबिक मीटर स्पेस ही है तो वो ठीक है, उतना चलेगा। लेकिन 1948 के बाद जो भी फैक्ट्रीज आ रही हैं और आज के टाइम में जो भी फैक्ट्रीज बन रही है उनके लिए कितना स्पेस होना चाहिए एक वर्कर के काम करने के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द वर्किंग आवर ऑफ 8 पर डे एंड 48 पर वीक। इसमें कह रहा है नीचे के ऑप्शन में से कौन सा सही है। ए इंक्लूड स्प्रेड ओवर, कह रहा है कि अगर एक दिन में कोई पर्सन 8 घंटे काम करता है तो उसमें इंक्लूड करेंगे स्प्रेड ओवर को। या ऑप्शन बी आर मिनिमम वर्किंग आवर, क्या 8 आवर जो है वो एक दिन का मिनिमम वर्किंग आवर है। या ऑप्शन सी इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड, या 8 आवर के जो काम कर रहा है उसमें रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूड है। या ऑप्शन डी डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में मिनिमम वर्किंग आवर कितना बताया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में 9 आवर, और 9 आवर में जब 9 आवर वर्कर काम करता है तो उस 9 आवर में 1 आवर क्या होता है, रेस्ट इंटरवल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो पहले ही अगर 8 घंटे काम कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट इंटरवल को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर रेस्ट इंटरवल को इंक्लूड करता तो उसका वर्किंग आवर 9 आवर हो जाता। ये मिनिमम वर्किंग आवर तो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूड रेस्ट इंटरवल तो होगा नहीं, क्योंकि होगा कब, जब 9 आवर होगा। इसके अलावा इंक्लूड स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर भी नहीं होगा। स्प्रेड ओवर में रेस्ट टाइम और जो जनरल टाइम है वो सारा इंक्लूड किया जाता है, तो स्प्रेड ओवर मिला के ज़्यादा ही हो जाता है। अगर 9 घंटे हैं तो स्प्रेड ओवर मिला के 10.5 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग केस में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट इज नॉट ट्रू। नीचे गिवन स्टेटमेंट में से फैक्ट्री एक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए
देयर इज़ अ प्रोविज़न इन द एक्ट रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ मैनेजिंग कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कैंटीन। कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट में एक प्रोविज़न दिया गया है कि जो कैंटीन है उसके मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजिंग कमेटी होगी। ठीक है, क्या ये बात सही है? ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज़ अ प्रोविज़न इन द एक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग अप ऑफ सेफ्टी कमेटी। क्या ये बात सही है कि इसके एक्ट में प्रोविज़न दिए हुए हैं कि एक सेफ्टी कमेटी भी बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सी कह रहा है द एक्ट डज नॉट हैव अ प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ वेलफेयर कमेटी। कह रहा है क्या एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे वेलफेयर कमेटी के बनाने की बात कही गई है। ठीक है। ऑप्शन डी द एक्ट हैज़ अ प्रोविज़न रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रेवियांस कमेटी। ठीक है, ग्रेवियांस कमेटी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंट लगाओगे तो ग्रेवियांस की बात इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में की गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में की गई है, ना कि फैक्ट्रीज एक्ट में की गई है। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि एक मैनेजिंग कमेटी होगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब भी फैक्ट्री में 250 या 250 वर्कर से ज़्यादा हो जाते हैं, किसी इस्टेब्लिशमेंट में 250 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करने लगे, तो उस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक कैंटीन प्रोवाइड करे और उस कैंटीन के साथ एक मैनेजिंग कमेटी भी रहेगी और उस कमेटी में वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट रिगार्डिंग ऑफ द सेटिंग अप अ सेफ्टी कमेटी। बिल्कुल सही बात है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं तब इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करे और एक सेफ्टी कमेटी बनाए लोगों की वर्कर की सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है द एक्ट डज नॉट हैव प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ वेलफेयर कमेटी। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्ट में प्रोविज़न है वेलफेयर ऑफिसर का, ना कि वेलफेयर कमेटी का। तो एक्ट में कहीं भी वेलफेयर कमेटी बनाने की बात नहीं की गई है, वेलफेयर ऑफिसर की बात ज़रूर की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू द वर्क इन अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। नीचे गिवन ऑप्शन में से किसके पास पावर है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करने का। ठीक है, ऑप्शन ए सर्टिफाइंग सर्जन, ऑप्शन बी द ऑनर ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, या ऑप्शन सी द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ द स्टेट, या ऑप्शन डी द स्टेट गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन एस्टेब्लिशमेंट में फैक्ट्री में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करते हैं। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो टोटल 12 मंथ के लिए वैलिड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और कोई भी पर्सन है या कोई पर्सन जिसने काम करना, अगर वो यंग पर्सन है तो वो, या उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन या उसके मैनेजर कोई भी हो सकता है, और वो क्या करेंगे सर्टिफाइंग सर्जन को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और फिर सर्टिफाइंग सर्जन क्या करेगा उस पर्सन को एग्जामिन करेगा, अगर वो फिट है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड करेगा, तब जाके वो पर्सन किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एम्बुलेंस रूम शैल बी प्रोवाइडेड इफ़। एम्बुलेंस रूम कब दिया जाता है? ए जब 30 वुमेन वर्कर आर एम्प्लॉयड इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यहाँ पे तो इस मैटरनिटी बेनिफिट का काम ही नहीं है हमें, तो ऑप्शन ये तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन बी द क्रिचे इज प्रोवाइडेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पे क्रिचे की बात हो रही है, हम यहाँ पे एम्बुलेंस के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन सी 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कह रहा है कि अगर 500 वर्कर हो जाए किसी स्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री में तब वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। या ऑप्शन डी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसको भी आप काट दीजिए, ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन सी 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जब भी किसी इस्टेब्लिशमेंट में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि एक एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, और उस एम्बुलेंस रूम के साथ मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ, ये दोनों स्टाफ भी होने चाहिए ताकि वर्कर्स को एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द मैक्सिमम डेली आवर ऑफ वर्क इन अ डे विद नॉर्मल वेज अलाउड इन अ फैक्ट्री इज। ये इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेस्ट के पीरियड के साथ अगर मिला के बताया जाए तो नॉर्मली कितना होता है 9 आवर होता है, और रेस्ट इंटरवल को हटा दिया जाए तो 8 होते हैं। जनरली रेस्ट इंटरवल को हटाया नहीं जाता है,
लगभग जनरली ऐसा लिखा हुआ है एक्ट में कि एक जो वर्कर है वो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। 5 घंटे के बाद उसे रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो रेस्ट लेना तो कंपलसरी है एक दिन में, और उसके बाद अपना वो बाकी के आवर पूरे करेगा। ठीक है, तो 5 घंटे का काम, 1 घंटे का रेस्ट टाइम, 6 घंटे हुए, उसके बाद 3 आवर फिर से काम। ठीक है, तो ऐसे करके उसका वर्किंग आवर कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट पावर ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फैक्ट्री एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन जहाँ पे आते हैं तो डेफिनेशन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है अक्यूपायर। अक्यूपायर के पास ही पावर होता है कंप्लीट अफेयर, फैक्ट्री के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी चलेगा, उसका सारा पावर किसके पास होता है? अक्यूपायर के पास होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अ प्रीमाइसिस इंक्लूडिंग प्रेजेंट्स देयर ऑफ इन अ फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 वेयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर एंड वर द नंबर ऑफ वर्किंग आवर इज। कह रहा है अगर एक कोई फैक्ट्री है, प्रेजेंट को इंक्लूड करके, प्रेजेंट का देखिए, प्रेजेंट क्या होता है? एक स्पेस है मान लीजिए, उस स्पेस में किसी पोर्शन में फैक्ट्री एस्टेब्लिश जहाँ पे काम होता है ना, उस काम के बाहर जो स्पेस बचता है, काम के बाहर फॉर एग्जांपल आप कॉलेज का सीन मान सकते हैं। कॉलेज में एक होती है कॉलेज बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग, उसके बाहर जो भी स्पेस है वो प्रेजेंट मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो ग्राउंड होते हैं, जो कैंटीन या जहाँ कैंटीन जहाँ पे है, वो सब प्रेजेंट के अंडर आ जाता है। तो वो अगर मान फैक्ट्री अगर उसको बोला जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है विदाउट द एड ऑफ पावर, तो कितने मेंबर होने चाहिए ताकि उसको फैक्ट्री घोषित कर सके या उसे फैक्ट्री में इंक्लूड किया जा सके। यहाँ पे विदाउट द एड ऑफ पावर कह रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, विदाउट द एड ऑफ पावर। तो विदाउट द एड ऑफ पावर, जब भी बिना पावर के काम कर रहे हो वर्कर, तो वहाँ पे कम से कम 20 वर्कर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके वो फैक्ट्री के एक्ट में फैक्ट्री के अंदर बनेगा। ठीक है, तब जाके वो इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री कहलाएगा। जब विद एड ऑफ पावर काम होगा ना, जब बिजली के साथ, ठीक है, पावर के साथ जब काम होगा, तब 10 या उससे ज़्यादा वर्कर भी चलेंगे। तब 10 अगर वर्कर भी है तो भी वो फैक्ट्री कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पास कंप्लीट पावर होता है कि वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके नंबर एम्प्लॉय कितने हैं, चाहे 4 है चाहे 5 है, स्टेट गवर्नमेंट का मन है अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट को फैक्ट्री एक्ट के अंदर लाना है तो उसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो ला सकता है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी लेड टू एन अमेंडमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके बाद इनमें से गिवन में से कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था? ऑप्शन ए फैक्ट्री एक्ट, ऑप्शन बी माइंस एक्ट, ऑप्शन सी प्लांटेशन एंड लेबर एक्ट, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस में हुआ था? एक फैक्ट्री में हुआ था, है ना, जो केमिकल फैक्ट्री थी, उस मिथाइल आइसोसाइनाइड यही गैस था शायद, आप चेक कर लेना। तो उस फैक्ट्री में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस लीक हुआ था, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और फैक्ट्री एक्ट में एक चैप्टर जोड़ा गया था, एक कंप्लीट एक चैप्टर जोड़ा गया हजार्डियस इंडस्ट्री का। ठीक है, जो जहाँ पे खतरनाक काम होते हैं किसी फैक्ट्री में अगर, तो उसके लिए कंप्लीट चैप्टर जोड़ा गया। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किए गए, जैसे एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाया जाएगा अगर कोई हजार्डियस इंडस्ट्री है तो वहाँ पे। इसके अलावा कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट है, ऑक्यूपायर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या हो रहा है फैक्ट्री में, क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ होता है अगर फैक्ट्री में ऐसा, तो ऑक्यूपायर की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी बनाने की बात की गई है इसी में। इसके अलावा लिमिट की बात की गई है कि अगर कोई मान लीजिए कि टॉक्सिक केमिकल को फैक्ट्री है, वहाँ पे केमिकल का काम हो रहा है, तो वहाँ पे कितना अमाउंट में केमिकल रख सकता है एक इस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए भी लिमिट लगाने की बात की गई है। इसके लिए भी लिमिट डिसाइड किया गया है। इसके अलावा वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी कमेटी की बात की गई है। जो सेफ्टी मैनेजमेंट टीम होगा उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होगा। इसके अलावा एक और ये था कि वर्कर को राइट दिया गया है कि अगर कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है फैक्ट्री में तो वर्कर को राइट है कि वो इन्फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट को, पुलिस स्टेशन को या कहीं भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज के 10 क्वेश्चन फैक्ट्री एक्ट 1948 से लेके। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी
अच्छे लगे होंगे। एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मैंने सोच के यही सारे क्वेश्चन सेट किए हैं। तो आप इस वीडियो के PDF ले सकते हैं री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई सजेशन हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।